हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपका एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे कि हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने मूल अधिकार का अर्थ, उसकी विशेषताएं, ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 12-13 तक आपको और भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाए थे। आज हम आपको पढ़ाएंगे इसमें कि हमारे भारत में जो भारतीय संविधान है, उस संविधान में मौलिक अधिकार के प्रकार कितने हैं। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं और इसमें सबसे पहला मौलिक अधिकार होता है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। ठीक है, और इस अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है, तो देखिए इसमें सबसे पहला अनुच्छेद है, इस समानता के अधिकार का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। इस अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 में। इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड, तो इसका अर्थ हम आपको बताएंगे, देखिए आगे। तो इससे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि इसके तहत राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका अर्थ होता है कि जो भी कानून होगा, जो भी विधि होगी, वह सभी के लिए समान होगी, या फिर जो कानून बनेगा तो कानून के समक्ष सब समान होंगे। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर विधियों का समान रूप से संरक्षण किया जाएगा और विधियों के या कानून के संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो भी कानून बनाया जाता है तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि कानून जो बनाए जाते हैं वो जनता के हित में बनाए जाते हैं या जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कानूनों का जो कल्याणकारी होते हैं, इनका समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। तो इसमें देखिए पहले विधि के समक्ष समता का अर्थ। तो विधि के समक्ष समता का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो कानून बनाया जाता है, विधि होती है, इसके समक्ष सभी लोग समान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग कानून। जब कोई भी कानून बनेगा तो उसके समक्ष, उसके सामने गरीब और अमीर सब समान होंगे। ठीक है, अब ये जो विधि के समक्ष समता शब्द है या यह अवधारणा है, ये कहाँ से ली गई है, तो यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विधि के समक्ष समता यह मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन से लिया गया है या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसे आप याद रखना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ है कि सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, इस विधि के समक्ष समता की विशेषता क्या है, तो विधि के समक्ष समता की विशेषता होती है कि इसके समक्ष सभी समान होंगे, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति हुआ, गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो या कोई भी अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी के लिए सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है, कानून से बढ़कर कोई भी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अगली इसकी विशेषता होती है कि यह नकारात्मक संदर्भ लिए हुए होता है, मतलब कि यह लोगों को अधिकार प्रदान करता है कि कानून के समान सब समान होंगे, न तो कोई कानून के सामने छोटा होगा न बड़ा होगा, कानून के सामने न तो कोई गरीब है न कोई अमीर है, सभी के लिए कानून समान है। अगर एक सामान्य व्यक्ति कोई अपराध करता है और वही कोई अधिकारी वर्ग है वह अगर अपराध करता है, तो उसमें दोनों के लिए समान कानून होगा। ऐसा नहीं गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे, विधियों का समान संरक्षण। तो यह मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो विधि के माध्यम से या कानून के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर दूसरा क्या है इसमें, तो समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार किया जाएगा बिना भेदभाव के, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और उनके अधिकारों का समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। इसके बाद फिर समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, मतलब समान
जो कानून बना है तो उसी के अनुसार समान व्यवहार किया जाएगा। तो सभी के लिए कानून समान ही बनता है, तो सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसके बाद फिर यह सकारात्मक संदर्भ लिए हुए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो विधियों या विधि के समक्ष समता होता है वह नकारात्मक संदर्भ लिए हुए होता है और यह सकारात्मक संदर्भ को लिए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, अगला आता है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अपवाद। तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, लेकिन दूसरी तरफ इसके अपवाद भी हैं। तो इसका अपवाद क्या है फ्रेंड? तो इसका अपवाद देखिए, पहला कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। आ रहा समझ में? तो परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, तो हमारी न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ में यह आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर अगला है अनुच्छेद 361। तो 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब अपने पद पर कार्य करते हैं तो पद पर रहते हुए इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई न्यायालय में नहीं की जा सकती। ये अनुच्छेद 361 में लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ पर विधि के समक्ष समता का पालन कहाँ हो रहा है? आ रहा समझ में? इसलिए ये अनुच्छेद 14 मतलब विधि के समक्ष समता के अपवाद माने जाते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि यह विदेशी राजनयिकों, शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्त प्रदान करता है या मुक्ति प्रदान करता है। आ रहा समझ में? तो यह क्या करता है, जो विधि के समक्ष समता का अधिकार होता है तो यह राजनयिकों को समान अधिकार नहीं देता, वहाँ के शासकों को समान अधिकार नहीं देता, और संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियाँ होती है को भारतीय न्यायालयों की सिविल या आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान करता है। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि जैसे कुछ विदेशी राजनयिक रहते हैं तो विधि के समक्ष समता का पालन इनके लिए नहीं होता है, विधियों के समान संरक्षण संबंधित इनके लिए पालन नहीं होता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपवाद भी आपको लिखना फ्रेंड। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 14 या विधि के समक्ष समता के अपवाद कौन कौन से हैं, तो ये अपवाद आपको लिखने होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए, इसमें अगला पॉइंट आता है कि भारत में सांसदों अनुच्छेद 105 के तहत और विधायकों अनुच्छेद 194 के तहत इनको भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, सांसदों को और विधायकों को, ठीक है। यहाँ पर भी विधि के समक्ष समता का पालन नहीं होता है, यह भी विधि के समक्ष समता का अपवाद है। इसके बाद फिर संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उनको न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ता। आ रहा समझ में? तो हम देखते हैं कि जब संसद की कार्रवाई होती है तो संसद की कार्रवाई में उस दौरान जो सांसद होते हैं तो ये वहाँ पर कुछ भी हल्ला करते हैं या फिर अनैतिक व्यवहार कभी कभी कर देते हैं, तो फिर ये न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, मतलब कि उनका मामला, उनका मुद्दा कोर्ट तक नहीं जाता। आ रहा समझ में? तो यह भी क्या है, तो यह भी विधि के समक्ष समता का अपवाद होता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि अनुच्छेद 361 का क के तहत मीडिया को भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। आ रहा समझो फ्रेंड? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विधि के समक्ष समता के अपवाद भी हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अनुच्छेद 14 पूर्णतः समाप्त हो जाता है। आ रहा समझ में? अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा अनुच्छेद 14 से? तो अनुच्छेद 14 से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 14 का वर्णन कीजिए या विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण का वर्णन कीजिए। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ऐसे 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। और अगर 3 नंबर में पूछेगा तो 3 नंबर में सिर्फ अनुच्छेद 14 लिखकर छोड़ देगा और बोलेगा कि अनुच्छेद 14 का वर्णन कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है। अनुच्छेद 14 अगर पूछ रहा है 3 नंबर में तो उसमें आपको लिखना है कि विधियों या विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इतना लिखकर आपको स्टॉप कर देना है। और इसमें एक और पॉइंट लिखना है फिर 3 नंबर में ही कि जैसे विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। बस इतना लिखना आपको 3 नंबर में। और बाकी अगर 5 नंबर में पूछेगा तो जो हमने आपको बताया है ये सब आपको वर्णन करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए ब्रिटिश न्यायविद डाइसी, ठीक है। तो ब्रिटेन का रहने वाला है ये डाइसी। तो ये बहुत बड़ा वहाँ का संविधानविद भी रहा है, न्यायविद भी रहा है, ठीक है, संविधान का जानकार रहा है। और इसके बाद न्याय का भी इसे बहुत ज्ञान था ए वी डाइसी को।
तो यह ब्रिटेन का रहने वाला था। तो इसी के द्वारा ही विधि का शासन का सिद्धांत दिया गया था। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विधि के शासन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो ये ए.बी. डाइस ने बताया था। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें, तो विधि के समक्ष समता के अधिकार को विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा है, ये ए.बी. डाइस ने कहा। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। विधि के समक्ष समता के अधिकार को विधि का शासन किसने कहा है, ए.बी. डाइस ने, क्योंकि विधि का शासन ही सर्वोच्च होता है। जैसे हमारे भारत में भी देखते हैं, तो भारत में भी किसका शासन है, कानून का शासन है। सभी अधिकारियों को और जितने भी हमारे सरकार के अंग होते हैं, हमारे शासन के अंग होते हैं, सभी को विधि के अनुसार, कानून के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। आ रहा समझ में, तो इसलिए इसने इसे विधि का शासन कहा था। इसके बाद में शक्तियों पर युक्ति युक्त निर्बंधन, परिसीमन तथा स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ कि युक्ति युक्त निर्बंधन मतलब कि जो शक्तियाँ होती है, तो शक्तियों पर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। आ रहा समझ में, और जो स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार, ये सब विधि के शासन के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब विधि के शासन के लक्षण ही होते हैं। आ रहा समझ में, तो सभी को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना पड़ता है। अधिकार तो मिला है, लेकिन अधिकार मिलने के साथ साथ कुछ प्रतिबंध भी निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकार के दायरे में रहकर ही कार्य करे, अधिकारों का उल्लंघन न करे। इसके बाद फिर दूसरा आता है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 14 के तहत लिखित या उल्लिखित विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व मानता है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे संविधान ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 को क्या माना है, तो इसने संविधान का मूल तत्व माना है अनुच्छेद 14 को। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। और यहाँ तक कि इसे संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो अनुच्छेद 14 है, ये है संविधान का मूल तत्व, या मूल ढांचे में इसको शामिल किया गया है, या हमारे मूल ढांचे के नाम से घोषणा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका संशोधन करके इसका विलोपन नहीं किया जा सकता, या इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि, अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। मतलब जो विधि का शासन है और विधियों का समान संरक्षण है, ये दोनों ही किसकी बात करते हैं, तो ये दोनों ही अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अनुच्छेद 15 है। तो अनुच्छेद 15 है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा या विभेद का प्रतिषेध किया जाता है। आ रहा समझ में, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर या उसके मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो लिंग का मतलब पुरुष हो, महिला हो, या कहीं पर भी उसका जन्म हुआ हो, इसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें देखिए जो अनुच्छेद 15 होता है, तो अनुच्छेद 15 के कुछ खंड है, तो इसको कुछ खंडों में बांटा गया है। तो कौन कौन से खंड है, तो देखिए इसमें सबसे पहला खंड, तो अनुच्छेद 15 का पहला खंड है 15 का खंड 1। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें राज्य को आदेश दिया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर राज्य का मतलब क्या है, यहाँ पर राज्य का मतलब जो वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, इनकी बात नहीं हो रही है। संविधान की भाषा में हमारे भारत को राज्य कहा गया है। ठीक है, तो राज्य को यह आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 15 के खंड 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो धर्म का मतलब तो कोई सा भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी प्रकार का कोई सा भी धर्म हो, तो धर्म के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। मूल वंश तो किसी भी वंश का हो, चौहान वंश, गहलोत वंश, गायकवाड़ और भी तमाम ढेर सारे वंश हमारे भारत में हैं, तो किसी भी वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा हमारा राज्य। इसके बाद में लिंग के आधार पर, तो लिंग मतलब पुरुष हो चाहे महिला हो। एक और तीसरा लिंग होता है ट्रांसजेंडर, जिसको कहा जाता है ना। तो ट्रांसजेंडर या पुरुष या महिला, तो इस लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जाति कोई सी भी हो, कोई सी भी जाति हो, ठीक है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म के स्थान पर
कहीं पर भी जन्म हुआ हो, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जन्म हुआ हो, तो इसके आधार पर उसके साथ, व्यक्ति के साथ, नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा हमारा राज्य। ये अनुच्छेद 15 के खंड 1 में लिखा हुआ है। इसके बाद फिर अगला आता है कि दिए गए प्रतिषेध प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होते, और यहाँ केवल शब्द विभेद को उपयुक्त आधारों तक ही सीमित करता है। आ रहा समझ में? इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रतिषेध है ये प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। ये सिर्फ कहाँ पर लागू होते हैं? तो ये हमारे सरकारी क्षेत्र पर लागू होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला आता है इसका उदाहरण। अब उदाहरण देखिए इसका। एक तरफ तो बात की जा रही है कि जाति, धर्म, वंश, जन्म, लिंग स्थान पर या लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बातें जो आपको याद रखना होगा। उदाहरण देखिए कि महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यह लिंग तक सीमित है, ठीक है, किंतु अवैध नहीं है, क्योंकि पुरुष महिलाओं के जैविक अंतर से उत्पन्न परिणाम के कारण यह सुविधा उन्हें दी जाती है, ठीक है। तो जो सुविधाएं महिलाओं को दी जाती है, मातृत्व अवकाश दिया जाता है, क्या ऐसा अवकाश पुरुषों को दिया जाता है? नहीं दिया जाता, क्योंकि ये उनकी जैविक क्रियाएं होती हैं जिसके कारण उन्हें यह सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। लेकिन यह अवैध नहीं है, यह अनुच्छेद 15 के खंड 1 का उल्लंघन नहीं करता। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 15 का खंड 2, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी यह आदेश दिया गया कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 के खंड 1 में क्या लिखा था कि राज्य को आदेश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, मूल, वंश, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें लिखा था कि प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर। परंतु इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 15 के खंड 2 में फिर लिखा गया कि अब प्राइवेट कंपनी पर भी या प्राइवेट क्षेत्र में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी यह लागू होता है। उनको भी आदेश दिया गया है कि दुकान हो या कोई भी सार्वजनिक स्थान हो या होटल हो या मनोरंजन का कोई स्थान हो, तो वहाँ पर भी जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड? इसका अर्थ यह है कि हमारे भारत में जो अस्पृश्यता की समस्या है या जो छुआछूत की समस्या है, इसको समाप्त करने के लिए यह अनुच्छेद 15 के खंड 2 में यह प्रावधान किया गया है कि यह दुकानों पर, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन आदि स्थलों पर भी अब यह आदेश लागू होगा। अर्थ में तो यहाँ पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। और फिर और क्या लिखा गया इसमें कि या तो राज्य निधि के पूर्णतः, मतलब पूरे सरकार की ओर से पैसा दिया गया है, और ऐसी कोई संस्था या फिर ऐसा कोई तालाब बनाया गया है जिसमें सरकार का पूरा पैसा लगा है और वहाँ पर पानी का उपयोग किया जा रहा है लोगों के द्वारा। फिर इसके बाद में ऐसा कोई कुआं है जो बिल्कुल सरकार के पैसे से ही कुआं खुदवाया गया है, ठीक है, और फिर वहाँ पर लोग पानी भरते हों, या फिर ऐसा कोई सार्वजनिक समागम का स्थान है जहाँ पर सारे लोग जाते हो, ठीक है, आपस में मिलते जुलते हो और उसमें पूरा खर्चा सरकार का हुआ है, तो ऐसे स्थानों पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आ रहा समझ में? तो ना तो जाति के आधार पर कोई भेदभाव होगा, नहीं वंश के आधार पर और नहीं लिंग के आधार पर, ठीक है। तो इन सभी का निषेध किया गया है, इन सभी पर रोक लगाई गई है। तो इन सभी का उद्देश्य क्या है? तो इन सभी का उद्देश्य हमारे भारत में जो छुआछूत की समस्या है, ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए यह प्रावधान संविधान में किया गया है, ठीक है। अब आप किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। आप उसे ये नहीं कह सकते अगर तुम निम्न जाति के हो, मैं ऊंची जाति का हूँ और आप मेरे साथ मत बैठिए, आप उसे ये नहीं कह सकते। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगला अनुच्छेद 15 का खंड 3, इसमें लिखा है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।
आ रहा समझ में। तो अनुच्छेद 15 के खंड 3 में यह लिखा गया है कि राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। समझ में। तो हमारा संविधान इसके लिए नहीं रोकेगा। अगर राज्य या हमारी भारत सरकार जनता के लिए, जनता मतलब महिलाओं और बच्चों के लिए कोई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करना चाहती है तो कर सकती है। हमारा समझ में। तो यह अनुच्छेद उन्हें अनुमति देता है, हमारे राज्य को, हमारे भारत को या हमारी भारत सरकार को यह अनुमति दी जाती है कि ये बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चला सकती है। हमारा समझ में। उनके ताकि उनका विकास हो सके, ताकि महिलाएं भी सशक्त हो सके। हमारा समझ में। इसके बाद फिर अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार महिला को प्राप्त प्रसूति अवकाश केवल लिंग पर आधारित न होकर विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है। आ रहा समझ में। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी डिसीजन दिया है कि महिला को लिंग के आधार पर अवकाश नहीं दिया गया है, यह तो उसकी शारीरिक स्थिति है जिसके कारण उन्हें अवकाश देना पड़ता है। आ रहा समझ में। और राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है। अगर राज्य चाहे, मतलब हमारी भारत सरकार चाहे, हमारा भारत में जितने भी मंत्रीगण हैं, अगर ये चाहे मिलकर तो कोई भी महिलाओं के द्वारा जो संचालित शिक्षण संस्थान है उनकी भी स्थापना कर सकता है। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यह अनुच्छेद 15 का खंड 1 और 15 का खंड 2 इन दोनों का अपवाद है। ये कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 का खंड 3, ये अपवाद है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला आ जाता है अनुच्छेद 15 का खंड 4। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से इसे जोड़ा जाता है। पहले यह नहीं था। इसमें ध्यान रखना कि यह अनुच्छेद पहले हमारे संविधान में नहीं था। यह कब जोड़ा जाता है? 15 का खंड 4। तो यह पहले संविधान संशोधन यह हुआ था 1951 में, उस समय यह अनुच्छेद जोड़ा गया था। जोड़ने का आधार क्या था? तो जोड़ने का आधार था कि मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइजन मामले का निर्णय जब आता है तो उस समय यह अनुच्छेद जोड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद फिर इसमें प्रावधान क्या है? तो इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य के मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न जातियों समुदाय हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों को निर्धारित करना। आ रहा समझ में। जितने मेडिकल कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, तो कुछ जातियां या समुदायों के आधार पर उन जातियों के लिए, समुदायों के लिए एक निश्चित अनुपात में स्थानों का आरक्षण करना या अनुपात में स्थानों को निर्धारित करना, यह इस अनुच्छेद का उद्देश्य था। इसके बाद में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु यह विशेष प्रावधान किया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी जातियां हैं जो पिछड़ी अवस्था में थी। वे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, वे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो ऐसी पिछड़ी जाति के लोगों के लिए यह प्रावधान किया गया था। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर यह अनुच्छेद 15 के खंड 1 और 15 के खंड 2 इन दोनों का अपवाद है यह अनुच्छेद। आ रहा समझ में। ये आपको ध्यान रखना है। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, और दूसरी तरफ ये इसमें प्रावधान भी किए गए हैं, तो फिर ये क्या हो गए? ये अपवाद भी हैं। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 15 का खंड 5। ठीक है। तो अनुच्छेद 15 के खंड 5 यह कब जोड़ा जाता है? तो 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा यह अनुच्छेद जोड़ा गया। तो यह पहले हमारे मूल संविधान में नहीं था, बाद में यह अनुच्छेद जोड़ा गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है। तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है यह भी आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है आपसे 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछ ले कि अनुच्छेद 15 का खंड 5 संविधान में कब जोड़ा गया था। तो ये संशोधन आपको याद रखना पड़ेगा। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत यह अनुच्छेद जोड़ा जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया है ये देखिए। तो किसी भी शैक्षणिक संस्थान या किसी भी शैक्षणिक संस्थान या संस्थाओं में जो सरकारी हो या गैर सरकारी हो में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान इसमें किया गया है। आ रहा समझ में। यह अनुच्छेद जब जोड़ा जाता है तो इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि जो सरकारी संस्थान है
सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, ठीक है। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है ताकि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वे भी पढ़ सकें और अपने जीवन में विकास कर सकें, उन्नति कर सकें, प्रगति कर सकें, ठीक है। इसलिए यह प्रावधान किया जाता है। इसके बाद देखिए इसका अपवाद क्या है। तो इसका अपवाद है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षा संस्थाएं, ये इसका अपवाद होता है। आ रहा समझ में? मतलब क्या हुआ कि इसका अपवाद है अल्पसंख्यक वर्गों का या अल्पसंख्यक लोगों का जो शिक्षण संस्थान है उनमें और कुछ निजी संस्थाओं में इन वर्गों को विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 में इसे वैध ठहरा दिया, ठीक है। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है और कोई निजी संस्थान है उसमें भी इन पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विशेष लाभ का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो यह सुप्रीम कोर्ट ने कब डिसीजन दिया? तो यह सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में इसे वैध ठहराया है। आ रहा समझ में? तब से हम देखते हैं कि अब प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें भी अब शिक्षा का लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद देखिए जो अनुच्छेद 15 हमने पढ़ा है तो उसका पूरा कंप्लीट अपवाद क्या है। तो उसका पूरा कंप्लीट अपवाद है कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए किए गए विशेष प्रावधान, ये हमारे अनुच्छेद 15 का अपवाद है। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, और दूसरी तरफ यहाँ पर हम उनके लिए विशेष प्रावधान कर रहे हैं। तो फिर ये क्या हो गया? ये अपवाद हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आगे अगला है अनुच्छेद 16। अब अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो देखिए इसमें कौन सा प्रावधान है। तो अनुच्छेद 16 में प्रावधान है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आ रहा समझ में? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का मतलब क्या है कि हमारे सरकार के द्वारा कोई सी भी वैकेंसी अगर निकाली जाती है तो उसमें सभी भारत के सभी लोगों को अपने भाग्य आजमाने का समान अधिकार प्राप्त है। अगर भारत में सरकार के द्वारा कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है और उसमें अगर 5 पद भी आते हैं तो 5 पदों के लिए भारत के सभी नागरिकों को जो योग्य हैं उनको फॉर्म आवेदन करने का अधिकार होता है। इसे कहा जाता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। अब इसमें देखिए तो इसमें भी कुछ अलग अलग खंड हैं अनुच्छेद 16 के। तो इसमें देखिए अनुच्छेद 16 का खंड 1, इसमें कौन सा प्रावधान किया गया है? तो इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन होना चाहिए भारत का नागरिक, तो उनकी नियुक्ति में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा या सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है अनुच्छेद 16 का खंड 2। इसमें लिखा है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा तथा उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ अनुच्छेद 16 के खंड 2 का कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत का नागरिक है तो उसके साथ धर्म के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर या निवास करने के आधार पर या अन्य किसी राज्य के आधार पर पद की नियुक्ति से संबंधित कोई भी व्यक्ति को अपात्र नहीं माना जाएगा या उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। उसको ये बोलकर मना नहीं किया जा सकता कि आप इस धर्म के हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसे आप ये नहीं कह सकते कि आप इस जाति के हो तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकते। इसके लिए उसे कभी मना नहीं किया जा सकता। तो ये किस में लिखा है? ये अनुच्छेद 16 के खंड 2 में सभी को समान अवसर दिया गया है कि चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, सभी को नियुक्ति में समान अधिकार होगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर इसके आधार पर बात हो रही है और यहाँ पर पद में नियुक्ति संबंधित बात हुई थी। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है
कि गौरतलब है कि यहाँ अनुच्छेद 15 के विभेद के प्रतिषेध के साथ साथ दो अन्य निवास स्थान और वंशक्रम इनको शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, दोनों में ही लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी दी है। तो जो अनुच्छेद 16 के खंड दोनों हैं, 1 और 2, दोनों में किसकी बात की गई है? तो दोनों में अवसर की समानता की बात की गई है। फिर इसके बाद में विस्तार केवल राज्य के अधीन नौकरियों का ही होगा, संविदा और निजी क्षेत्र के संबंध में यह लागू नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ये जो हमने आपको बताया अनुच्छेद 16 का खंड 1 और खंड 2, ये तो सिर्फ सरकारी नौकरियों पर लागू होता है, ध्यान रखना। जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है उन पर लागू होता है। किसी भी निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा जो भर्तियां की जाती है उसमें यह प्रावधान लागू नहीं होता, यह अनुच्छेद वहाँ लागू नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अवसर की समानता, योग्यता का निर्मूलन नहीं, मानसिक शारीरिक और योग्यता आवश्यक। आ रहा समझ में? तो कुछ सरकारी वैकेंसी आती है तो उसमें कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जो शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त है तो व्यक्ति उसके लिए योग्य नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो कुछ जो अनुच्छेद दिए गए हैं तो ये जनता के लिए एक तरफ तो कल्याणकारी भी है और दूसरी तरफ ये अपवाद भी हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो जो योग्य होगा उन्हीं को यह अवसर प्रदान किया जाएगा। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि सबको समान अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ योग्यता भी रखी जाती है। आ रहा समझ में? तो हर कोई इसमें फॉर्म नहीं भर सकता, उम्र सीमा भी तय की जाती है। इसके बाद में ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको इस कार्य का नॉलेज भी होना चाहिए। इसके बाद फिर आपको उस कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। सब अलग अलग तरीके से योग्यताएं तय की जाती हैं। तो ये भी सब क्या है? ये अनुच्छेद 16 के अपवाद भी होते हैं फिर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा फ्रेंड? तो अनुच्छेद 16 से आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 नंबर में पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये लिख देना आपको, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये आपको लिखना है। और अगर 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो ये पूरा वर्णन आपको करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला अनुच्छेद 16 का खंड 3। तो अनुच्छेद 16 का खंड 3 लिखा हुआ है कि संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। यह अनुच्छेद 16 के खंड 2 का अपवाद है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या लिखा गया है अनुच्छेद 16 के खंड 3 में? तो इसमें यह लिखा गया है कि हमारी संसद मतलब हमारी विधायिका, तो हमारी संसद विधि बनाकर या कानून बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य में या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। आ रहा समझ में? यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यह किसका अपवाद हो गया फिर? तो यह अनुच्छेद 16 के खंड 2 का अपवाद हो जाता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16 का खंड 4। इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है कि राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे वर्गों के लिए, ऐसे पिछड़े हुए लोगों के लिए नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान किया जा सकेगा। आ रहा समझ में? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे राज्य को, हमारे भारत को, हमारी भारत सरकार को यह शक्ति दी गई है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए नागरिक हैं, उनके विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए, इसके बाद में सरकारी संगठन में या नौकरियों में उनका भी प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए उनके लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकेगा। यह संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 4 में प्रावधान किया गया है। अब इसके लिए शर्त क्या है? तो इसके लिए शर्त है कि वह वर्ग पिछड़ा हुआ हो, दूसरा कि राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त उसका प्रतिनिधित्व न हो, तो उसके लिए आरक्षण किया जा सकता है। इसके बाद फिर अगला है अनुच्छेद 16 का खंड 5। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 का 5 खंड में लिखा है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोका जाएगा। ये अनुच्छेद 16 के खंड 5 में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म या किसी भी सांप्रदायिक संस्था
में किसी भी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को उसकी वरीयता देने से नहीं रोका जाएगा। आ रहा समझ में? तो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आ रहा समझ में? अगर ऐसा कोई धर्म का व्यक्ति है जिसमें हमारे भारत में हम देखते हैं कि उनकी संख्या कम है, तो ऐसे धर्म के लोगों को या ऐसे धर्म के सदस्यों को वरीयता दी जा सकती है। किसमें? नियुक्ति से संबंधित। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 16 के खंड 4। इसमें लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग कौन होगा। आ रहा समझ में? तो ये पहले हम आपको बता चुके हैं अनुच्छेद 16 के खंड 4 को। तो 16 खंड 4 में हमने आपको बताया था कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रावधान किया गया है हमारे संविधान के 16 खंड 4 में। तो इसमें फिर यह बताया गया कि पिछड़ा वर्ग कौन होगा। ठीक है, अब पिछड़ा वर्ग संविधान में तो लिख दिया, लेकिन पिछड़ा वर्ग किसे मानेंगे, किस व्यक्ति को मानेंगे कि यह पिछड़ा हुआ है। तो इसके लिए यह जानने के लिए हमारी भारत सरकार की ओर से एक आयोग गठित किया जाता है और उस आयोग का नाम रहता है काका कालेलकर आयोग। तो यह भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था और यह गठित कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1953 को यह आयोग गठित किया गया था। लेकिन इसकी अनुशंसाओं को, इसकी सिफारिशों को हमारे राष्ट्रपति के द्वारा खारिज कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था काका कालेलकर आयोग। ठीक है, तो ये किस लिए गठित हुआ था? तो यह बताने के लिए कि हमारे भारत में कौन कौन से जातियां पिछड़ी हैं, कौन कौन से लोगों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा जाए। आ रहा समझ में? फिर इसने जब रिपोर्ट दी, इसने जब सिफारिशें की, तो इसकी सिफारिशों को राष्ट्रपति के द्वारा रद्द कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद फिर अगला आयोग गठित होता है। देखिए इसमें, तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1979 में 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाता है और इस दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष वीपी मंडल थे, इसीलिए इसे मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इस आयोग का कार्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान करना था। आ रहा समझ में? मतलब हमारे भारत में, हमारे देश में कौन लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों की जानकारी प्राप्त करना इस आयोग का उद्देश्य था। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी फ्रेंड? तो 1980 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इसी आयोग ने यह डिसाइड किया, यह निर्धारित किया कि जो जातियां पिछड़ी हुई हैं तो उन पिछड़ी जातियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन पिछड़ी जातियों का विकास कैसे हो। तो इसके लिए इस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि नौकरियों में इनके लिए 27% का आरक्षण किया जाना चाहिए या 27% आरक्षण इन पिछड़ी हुई जातियों को दिया जाना चाहिए। तो जब आरक्षण का प्रावधान इनके लिए किया जाएगा तो ये जाति के लोग भी सरकारी नौकरी में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और इनका आर्थिक विकास भी होगा और इनका सामाजिक विकास भी होगा। ठीक है, तो यह सिफारिशें इस आयोग के द्वारा की जाती हैं। तो इसी आयोग की सिफारिश को हमारी भारत सरकार ने स्वीकार किया और हम देखते हैं कि सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था को 1990 में बीपी सिंह सरकार द्वारा इसे लागू कर दिया गया था। तो जब हमारे भारत में विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह का पूरा नाम होता है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो इनके कार्यकाल में 1990 में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसके बाद फिर पदोन्नति में आरक्षण की बात भी की गई थी। तो पदोन्नति में आरक्षण यह कब से शुरू होता है? तो 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा एक और अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको कहा जाता है 16 के खंड 4 का उपखंड क, यह जोड़ा गया और इसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। यह प्रावधान और कर दिया इसमें। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 77वां संविधान संशोधन था तो 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें किसका प्रोविजन किया जाता है? तो यह 1995 में यह संशोधन हुआ और इसमें एक नया अनुच्छेद का खंड जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 16 के खंड 4 के उपखंड क में यह प्रावधान कर दिया गया कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनको पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब
पदोन्नति की बात आएगी तो पदोन्नति में इनका आरक्षण लागू होगा, इनको आरक्षण दिया जाएगा, मतलब इनका प्रमोशन जल्दी होगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद में देखिए अगला, आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग हेतु 10% आरक्षण। अब सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की ज़रूरत क्या थी? तो हम देखते हैं कि जो जनरल वर्ग का व्यक्ति होता है, सामान्य वर्ग का व्यक्ति होता है, तो क्या यह जरूरी है कि सामान्य वर्ग में आने वाला हर व्यक्ति करोड़पति है? नहीं है। क्या यह जरूरी है कि सभी अनुसूचित जाति में आने वाले लोग गरीब हैं? नहीं है। तो अनुसूचित जाति वाले लोग भी क्या सारे लोग गरीब हैं? और क्या सामान्य वर्ग के लोग सभी लोग करोड़पति हैं? नहीं है। तो हमारे भारत में यही स्थिति उत्पन्न हो रही थी। सरकार ने देखा कि एक तरफ सामान्य वर्ग का व्यक्ति है लेकिन निर्धन है, और निर्धन होने के चलते वह सामान्य वर्ग में आता है, जिसके कारण उसको नौकरियों में लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वह पिछड़ी अवस्था में आने लगा है। तो ऐसे सामान्य वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, निर्धन अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसे निर्धन व्यक्तियों को जो सामान्य वर्ग में आते हैं उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। तो यह कब किया गया था फ्रेंड? तो आपको ध्यान रखना है 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा 124वां संविधान संशोधन विधेयक, जो अधिनियम के रूप में आता है 103 संशोधन अधिनियम, याद रखना विधेयक नंबर था 124 और अधिनियम नंबर था 103। आ रहा समझ में? इसका अर्थ समझते हैं आप? इसका अर्थ होता है कि विधेयक तो था ही 124वां, अब जितने भी विधेयक पेश किए जाते हैं क्या सारे विधेयक अधिनियम बन जाते हैं? क्या नहीं बनते। तो विधेयक का नंबर था 124वां, लेकिन अधिनियम का नंबर है 103वां। ठीक है, तो इससे हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी जाती है, और इस संशोधन विधेयक के द्वारा आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं, सामान्य वर्ग में आने वाले, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, ऐसे सामान्य वर्ग में आने वाले लोगों को शिक्षा में और रोजगार के क्षेत्र में उन्हें 10% का आरक्षण दिया गया है। आ रहा समझ में? तो अब सभी को आरक्षण मिल गया, अब किसी को बुरा नहीं लगेगा, है ना। पहले क्या होता था कि अनुसूचित जाति को आरक्षण मिला, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण मिलेगा, फिर पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण मिल गया। अब जो सामान्य वर्ग में लोग आते थे उनको आरक्षण नहीं मिला था, तो ये लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भाई, टेंशन मत लो, हम तुमको भी 10% का आरक्षण दे देते हैं। तो सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% का आरक्षण प्राप्त हो गया है, लेकिन आर्थिक आधार पर इन्हें यह आरक्षण दिया जाएगा। मतलब जो गरीब व्यक्ति है सामान्य वर्ग में आने वाला, जैसे ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण सामान्य वर्ग में आता है, तो जो गरीब व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति है, उन्हें यह आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, सभी को नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए अनुच्छेद 17। ठीक है, अब अनुच्छेद 17 में क्या लिखा है? तो इसमें अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर जो अस्पृश्यता शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि हमारे भारत में जो छुआछूत की समस्या है, इसको समाप्त करना है। आ रहा समझ में? क्योंकि जो अस्पृश्यता शब्द बना है, यह किससे मिलकर बना है? स्पृश्य से मिलकर बना है। स्पृश्य का मतलब क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, और अस्पृश्य का अर्थ क्या हो गया? जिसे हम नहीं छू सकते। और अस्पृश्यता क्या हो गया? तो अस्पृश्यता एक व्यक्ति की मानसिकता हो गई कि हमें इस व्यक्ति को नहीं छूना है, इसको छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आ रहा समझ में? हम अशुद्ध हो जाएंगे। व्यक्ति के दिमाग में ऐसी अवधारणा है, ऐसी धारणा है व्यक्ति के मन में, तो व्यक्ति की ऐसी मानसिकता को कहा जाता है अस्पृश्यता। ठीक है, तो इसका अंत कैसे हो? तो इसका अंत करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 17 में यह घोषणा की गई है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, छुआछूत की समस्या को समाप्त किया जाएगा, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा। ध्यान रखना, किसी भी रूप में आप चाहे वाणी से बोलें या फिर उसका व्यवहार करें आप, तो जैसा भी आप व्यवहार करेंगे सभी प्रकार से यह निषिद्ध होगा। निषिद्ध का मतलब होता है इस पर रोक लगाई जाएगी। आ रहा समझ में? और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देता है, ऐसी निर्योग्यता को लागू करता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में वह अपराध माना जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा। आ रहा समझ में? तो ऐसा प्रावधान क्यों किया गया? क्योंकि हमारे भारत में हम देखते हैं
कि जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति होता है या उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है वह निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ ऐसे भेदभाव करता है, उसको साथ बैठाना पसंद नहीं करता। जैसे SC ST के जो लोग होते हैं उनको आज भी ब्राह्मण लोग, राजपूत और इसके अलावा जो भी सामान्य वर्ग में आते हैं ये लोग SC ST के लोगों को आज भी साथ में बैठाना पसंद नहीं करते, साथ में खाना खिलाना पसंद नहीं करते। ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आज शहरों में तो हमें यह समस्या नहीं दिखाई देती, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी यह समस्या व्याप्त है। ठीक है, तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए यह अनुच्छेद 17 का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें, तो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड का प्रावधान कर सकती हैं, दंड देने के लिए कानून बना सकती हैं। यह प्रावधान किया जाता है कि इसमें अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 में, यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला कि संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम बनाया गया और 1976 में इस अधिनियम को संशोधन कर इसका नाम सिविल संरक्षण अधिनियम या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसका नाम रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, और इसी के तहत फिर क्या हुआ, तो धीरे धीरे हमारे भारत में फिर छुआछूत की समस्या को समाप्त किया जाने लगा। इसके बाद फिर 1977 में 1977 में इस अधिनियम के अंतर्गत एक नया अधिनियम बना जिसका नाम है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977। यह एक अधिसूचना के माध्यम से जारी किया जाता है इसे, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर यह अधिनियम पूरे देश में लागू होता है और छुआछूत करने या इसे बढ़ावा देने वालों को सजा के दायरे में लाया गया है। तो जो छुआछूत को बढ़ावा देगा, जो अस्पृश्यता को बढ़ावा देगा, ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाएगी। यह इस अधिनियम में प्रावधान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें 30 जनवरी 1990 को, ठीक है, 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अस्तित्व में आया। और यह अधिनियम जब हमारे भारत में बनाया जाता है तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जो भी व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अर्थात SC ST के साथ दुर्व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार अर्थात उनके साथ छुआछूत को बढ़ावा देगा, अस्पृश्यता को बढ़ावा देगा, तो जो इस छुआछूत की समस्या को, अस्पृश्यता की समस्या को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाएगी, ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। आ रहा समझ में। तो जो अधिनियम पास हुआ है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ किए जाने वाले जो अपराध हैं उनका निवारण करना है, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 से संबंधित यह अधिसूचना जारी की जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात क्या है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि अस्पृश्यता को समाप्त करना उद्देश्य है इस अधिनियम का और इस अनुच्छेद का भी उद्देश्य है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अब इसकी क्या ज़रूरत थी, तो इसका उद्देश्य था कि हमारे भारत में पहले क्या होता था, तो किसी को राजा की उपाधि दी जाती थी, किसी को महाराजा की उपाधि दी जाती थी। आ रहा समझ में, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, अलग अलग तरीके की उपाधियाँ दी जाती थी हमारे भारत में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, तो इससे हमारे भारत में ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा मिल रहा था। तो हमारे संविधान के द्वारा ये सभी प्रकार की उपाधियाँ समाप्त कर दी गई है। अब भारत में न तो कोई राजा है न कोई महाराजा है, संविधान की नज़र में सब समान नागरिक है हमारे भारत के। आ रहा समझ में। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 18 का खंड 1 इसमें लिखा है कि राज्य मतलब हमारा भारत, तो संविधान की भाषा में हमारे भारत को राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो हमारी भारत सरकार के द्वारा आज भी सेना और शिक्षा को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाती। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें दो क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है, सेना और विद्या, इस क्षेत्र में उपाधियां दी जाती हैं। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 18 का खंड 2। तो इसमें भारतीय नागरिक
विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकते। भारत का कोई भी नागरिक विदेशों से उपाधि धारण नहीं कर सकते, ध्यान रखना, उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे राष्ट्रपति इस पर अनुमति नहीं देते हैं तब तक भारत का कोई भी नागरिक विदेश से या दूसरे देश के सरकार से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही प्रावधान फिर देखो इसमें आगे लिखा हुआ है, अनुच्छेद 18 का खंड 3, इसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन राष्ट्रपति की सहमति पर। अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत में रह रहा है, ठीक है, और वो भारत का नागरिक नहीं है, तो वह किसी दूसरे देश से उपाधि प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर भारत में रह रहा है तो फिर भी उसे भारत से या भारत के राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। राष्ट्रपति की सहमति से ही वह उपाधि प्राप्त कर सकता है, ये इसके लिए शर्त है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 18 का खंड 4। 18 का खंड 4 है, तो इसमें क्या लिखा है देखिए फ्रेंड, कि भारतीय हो या विदेशी भारत में लाभ का पद धारण यदि करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, इसके बाद उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार्य नहीं करेगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है, यह 18 के खंड 4 में लिख दिया गया है। अगर भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, वो चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, अगर लाभ का पद धारण कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को विदेशों से किसी प्रकार का कोई उपहार, किसी प्रकार का कोई भेंट या कोई भी पद या कोई भी उपलब्धि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकेगा। ये इसका अर्थ होता है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर देखिए अगला है 1954 में, 1954 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पुरस्कार माना गया है। ध्यान रखना, न कि उपाधि मानी गई है इसे, ठीक है। इसके बाद फिर पुरस्कार प्राप्त को नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इसका प्रयोग पर मनाही है, ठीक है। पहले हम क्या समझते थे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये उपाधि होगी, ये उपाधि नहीं है। 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये उपाधि नहीं है, यह तो सिर्फ पुरस्कार है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखिए, समानता को बढ़ावा देने के उपायों में से प्रमुख 3 उपाय हैं। तो समानता को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा, समानता की स्थापना हमारे भारत में कैसे की जाएगी, तो इसके 3 उपाय हैं। तो पहला है औपचारिक समानता की स्थापना की जाए, मतलब औपचारिक रूप से सभी को समान माना जाए। इसके बाद फिर दूसरा है कि बर्ताव द्वारा समानता को बढ़ावा दिया जाए, बर्ताव मतलब व्यवहार किया जाए समानता का सभी के साथ, तब हमारे भारत में समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तीसरा है सकारात्मक कार्रवाई, मतलब अगर सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई की जाती है सकारात्मक तरीके से की जाए, न कि नकारात्मक रूप से। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुच्छेद 18 समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इस स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए फ्रेंड, संविधान का अनुच्छेद 19, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रताएं। तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं, आज अगर आप अपने विचार को व्यक्त करना चाहते हैं तो उससे संबंधित स्वतंत्रताएं आपको दी जाती हैं, इसे कहते हैं अभिव्यक्ति। अब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन कौन से इसमें प्रावधान है, तो इसके भी कुछ अलग अलग खंड में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसके लिए कौन कौन से खंड है, तो देखिए इसमें अनुच्छेद 19 के कुछ खंड, तो अनुच्छेद 19 का खंड 1 से लेकर अनुच्छेद 19 का खंड 6 तक इसमें प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 19 के कितने खंड हैं, तो इसके 6 खंड हैं फ्रेंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें लिखी गई हैं। तो पहले इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ है कि जो अनुच्छेद 19 का खंड 1 है, तो इस अनुच्छेद 19 के खंड 1 के अंदर भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद फिर अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 19 के खंड 6 तक इन पर लगने वाले कुछ प्रतिबंध भी बताए गए हैं। आ रहा समझ में? तो यहां पर एक शब्द आया है युक्ति युक्त निर्बंधन। तो युक्ति युक्त निर्बंधन का अर्थ क्या होता है? युक्ति युक्त का मतलब होता है उचित और निर्बंधन मतलब रोक। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 19 से संबंधित कुछ स्वतंत्रताएं हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। तो देखिए इसमें कुछ स्वतंत्रताओं का वर्णन। तो यहाँ पर देखिए पहले अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड क, इसमें कौन कौन से स्वतंत्रताएं हैं? तो इसमें देखिए पहले भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आ रहा समझ में? ये इसमें प्रावधान किया गया है। अब इसमें देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 का खंड 1 के उपखंड क में वर्णित विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। आ रहा समझ में? तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। तो 19 के खंड किसमें? तो अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड क में यह प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि जो समाचार पत्र वाले हैं समाचार इसी के आधार पर छापते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड क में ही अंतर्निहित माना गया है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 19 के खंड 1 का उपखंड ख। इसमें लिखा है कि शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार होगा। अगर आप कुछ सम्मेलन आयोजित करना चाहते हैं तो आप सम्मेलन आयोजित करवा सकते हैं, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियारों के। आ रहा समझ में? तो इसका प्रावधान किस में है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड ख में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर आगे। तो अगला आता है अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड ग। इसमें लिखा है कि संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो संगम मतलब संघ बनाने का अधिकार या संगठन बनाने का अधिकार। तो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से संगठन बना सकता है, परंतु देश विरोधी संगठन नहीं बना सकते आप। आ रहा समझ में? इसके बाद सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी आपको दिया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड घ। इसमें लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि आप हमारे भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूम फिर सकते हैं। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि हम कर्नाटक घूमने जा सकते हैं, हम जम्मू कश्मीर घूमने जा सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमने जा सकते हैं। तो यह घूमने का अधिकार हमें प्राप्त है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 19 के खंड 1 का उपखंड घ के तहत हमें प्राप्त है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड ण, मतलब 5वां। इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बस जाने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ हुआ कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड 6। इसमें लिखा है कि कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। तो इसमें भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पसंद का कोई भी व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, जिससे उसका जीवन चलता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए फिर आगे। अब देखिए इसमें अनुच्छेद 19 का खंड 1 का खंड 6। इसमें पहले संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे हटा दिया गया। इसे मूल अधिकार की श्रेणी से यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 300 के खंड क में इसे शामिल किया गया है और इसे विधिक अधिकार की श्रेणी में
रखा गया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं इन सभी स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19 के खंड 2 से अनुच्छेद 19 के खंड 6 तक की गई युक्तियुक्त निबंधनों की घोषणा निम्नलिखित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक तरफ तो स्वतंत्रताएं दी गई है और दूसरी तरफ इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जाएगा, तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 19 का खंड 2, ठीक है, और 19 का खंड 1 का उपखंड क पर लगने वाले कुछ प्रतिबंध के आधार। तो इसके प्रतिबंध के आधार कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए, इसमें भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से संबंधित कोई मुद्दा हो तो उस पर रोक लगाई जाएगी। फिर न्यायालय की अवमानना का कोई मुद्दा हो या फिर मानहानि का कोई मामला हो तो इन आधारों पर रोक लगाई जा सकती है स्वतंत्रता पर। इसके बाद फिर विदेशी राज्यों के साथ कोई मैत्रीपूर्ण संबंध हो सरकार की बिना अनुमति के। इसके बाद फिर शिष्टाचार और सदाचार का कोई मुद्दा हो या फिर अपराध को बढ़ावा देने वाला कोई मुद्दा हो। अपराध उद्दीपन का मतलब होता है अपराध को बढ़ावा देना, तो ऐसा कोई मुद्दा हो तो इन पर स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है। फिर इसके बाद में अगला आता है 19 का खंड 4 और 19 का खंड 1 का उपखंड ख, इन पर लगने वाले प्रतिबंध के आधार। तो इस पर प्रतिबंध का आधार है भारत की संप्रभुता और अखंडता। फिर इसके बाद लोक व्यवस्था, ठीक है, इन पर रोक लगाई जा सकती है। अगर ऐसा कोई मुद्दा है जिससे हमारी स्वतंत्रताएं बाधित होगी तो हमारे सरकार के द्वारा या हमारे संविधान के द्वारा इन स्वतंत्रताओं पर भी रोक लगाई जाती है। स्वतंत्रता तो दी गई है लेकिन आप इसका दुरुपयोग न करें। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि अनुच्छेद 19 का खंड 4, इसके बाद 19 का खंड 1 का उपखंड ग, इन पर लगने वाले प्रतिबंध के आधार। तो इस पर कौन कौन से आधार होते हैं? तो सदाचार का कोई मामला हो, लोक व्यवस्था का कोई मामला हो, भारत के संप्रभुता और अखंडता का कोई मामला हो, तो इन आधारों पर आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 19 का खंड 5, 19 का खंड 1 का उपखंड घ और 19 का खंड 1 का उपखंड न पर रोक लगने वाली आधार। तो इस पर किस आधार पर रोक लगाई जाएगी, प्रतिबंध लगाया जाएगा? तो इसके कुछ आधार हैं। तो पहला आधार है साधारण जनता के हित में। इसके बाद फिर किसी अनुसूचित जनजाति हितों के संरक्षण के लिए। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 19 का खंड 6 और 19 का खंड 1 का उपखंड 6, इस पर लगने वाले प्रतिबंध के कुछ आधार। तो इस पर प्रतिबंध के आधार कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए यहाँ पर साधारण जनता के हित में हो, ठीक है। दूसरा, किसी वृत्ति व्यापार के लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित की जाए। इसके बाद फिर नागरिकों को व्यापार या व्यवसाय से पूर्णतः या अंशतः इसलिए वर्जित करना कि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार या नियंत्रण करने के पक्ष में हो। तो इस आधार पर भी आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। इसके बाद फिर कोई ऐसा कार्य जो अनैतिक हो, जैसे महिला एवं बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाना, अगर ऐसा कोई मुद्दा है, ऐसा कोई मामला है तो आपकी स्वतंत्रताएं बाधित हो सकती है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या अपराधी उसको या फिर दोषी ठहराया गया है तो उसके संबंध में भी हमारा संविधान उसे संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो पहला देखिए इसमें अनुच्छेद 20 का खंड 1, इसमें लिखा है कि भूत लक्ष्य दांडिक विधियों से संरक्षण। आ रहा समझ में? अब भूत लक्ष्य दांडिक विधि का मतलब क्या हो जाता है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया है या उसे दोषी ठहराया गया है, ठीक है, तो उस समय भी हमारा कानून उसे कुछ संरक्षण प्रदान करता है। तो इसमें अनुच्छेद 20 के खंड 1 में क्या लिखा है तो देखिए, तो किसी कानून को अतीतकालीन प्रभाव तिथि से
लागू करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पुराना कानून है उसकी तिथि से वह लागू ही होगा। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पुराना कानून है और वह वर्तमान में अगर प्रवर्त में है या प्रवर्त विधि है या लागू है या वर्तमान स्थिति में विद्यमान है और उस समय उसने उस कानून का उल्लंघन किया है, उस विधि का उल्लंघन किया है, अतिक्रमण किया है, तो उसे दोषी ठहराया जाएगा, अन्यथा नहीं ठहराया जाएगा। आ रहा समझ में। मतलब कुल मिलाकर यह है कि जब जिस व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है, कोई भी कानून का उल्लंघन किया है और उस समय यदि वह कानून विद्यमान है, उस समय वह कानून अगर वर्तमान में लागू है, ठीक है, तो उसे अपराध माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। आ रहा कुछ समझ में। इसके बाद फिर दूसरा आता है अनुच्छेद 20 का खंड 2, दोहरे दंड से संरक्षण। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब देखिए यहाँ पर कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी, एक बार उसे दंडित किया जाएगा। आ रहा समझ में। ऐसा नहीं कि एक ही अपराध में 2 बार उसे सजा दी जा रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला है कि यह निषेध केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है, विभागीय या प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। इसमें ध्यान रखना कि यह किससे संबंधित है, तो यह एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, तो यह सिर्फ न्यायिक दंड के संदर्भ में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अपराध मान लीजिए पहले नहीं किया है ना, किसी ने जैसे मर्डर नहीं किया और उसे मर्डर के केस में फंसाया गया है और उसे सजा दे दी गई। अब वह सजा काट कर वापस आता है और उसने वास्तव में फिर जो पहले अपराध नहीं किया था और अगर जेल से छूटने के बाद अपराध कर देता है, तो उसी अपराध में दूसरी बार हमारे न्यायालय के द्वारा उसे सजा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है संविधान में कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो विभाग होते हैं और प्रशासन में विभागीय और प्रशासनिक दंड बार बार दिया जा सकता है नौकरियों में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे फाइन करना हो, आपने एक अपराध किया, फिर दूसरी बार वही गलती कर दी, फिर तीसरी बार वही गलती कर दी, तो उससे संबंधित जो भी दंड होता है वह दंड आपको दूसरी बार भी दिया जा सकता है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अनुच्छेद 20 का खंड 3, इसमें लिखा है कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है जिसे दोषी ठहराया गया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को खुद के खिलाफ में न्यायालय में, कोर्ट में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए भी उसे संरक्षण दिया गया है। तो इसके लिए 3 शर्तें होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी शर्तें होती हैं, तो देखिए इसमें, तो पहला होता है कि आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति जिसे आपराधिक कार्य में उसे अभियुक्त बनाया गया है, दोषी ठहराया गया है या दोषी बनाया गया है। फिर इसके बाद में विचार की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध बाध्य किया गया हो, तो वहाँ पर भी उसे संरक्षण दिया जाता है। तीसरा होता है कि उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य किया गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसे अनुच्छेद 20 का खंड 3 उसे संरक्षण प्रदान करता है। आ रहा समझ में। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि खुद के खिलाफ में व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ में न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 20 के खंड 3 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 का अर्थ क्या है फ्रेंड, तो इसमें प्रावधान है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, किसी व्यक्ति को अपने देह से रोजगार प्राप्ति का अधिकार है, ठीक है। और इसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर कोई व्यक्ति संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान को उल्लंघन करता है, तो ही उसको विधि के अनुसार, कानून की प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उससे वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर देखिए, न्यायालय के द्वारा A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में यह मामला आया था। और इस मामले में इस केस में, इस मुकदमे में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए फिर आगे देखिए इसमें कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास 1978 में 1978 में आता है। अब इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, ये देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक ही नहीं, उसे मानवीय गरिमा में जीवन जीने का अधिकार भी माना। पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 का अर्थ सिर्फ जीवन जीने तक ही सीमित है। लेकिन जब ये केस हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 का अर्थ सिर्फ जीवन जीने तक ही नहीं है, बल्कि मनुष्य को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार भी यह अनुच्छेद 21 देता है। ये इसमें घोषणा की हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। फिर इसके बाद में आगे देखिए, गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर उच्चतम न्यायालय ने मेनका बनाम मामले में अपने फैसलों को दोबारा स्थगित किया था। मतलब जब ये मामला आया था तो 2 बार हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को, इस मुकदमे को स्थापित किया था। ठीक है, इसके बाद फिर इसी समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें और क्या क्या बातें की हैं और कौन कौन सी घोषणाएं इसमें की है अनुच्छेद 21 में, तो ये देखिए इसमें। तो इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई घोषणाएं। तो इसमें पहला है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है हर व्यक्ति को, मतलब जो भी मनुष्य है तो उसको इज्जत पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? तो स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार है हर व्यक्ति को। इसके बाद हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध भी अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। इसके बाद फिर जीवन रक्षा का अधिकार प्राप्त है, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार। ठीक है, ये सभी अधिकार किस में शामिल है? अनुच्छेद 21 में ही शामिल है। इसके बाद फिर अगला है स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक है, इसके बाद में 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसके बाद में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। इसके बाद में अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद त्वरित सुनवाई का अधिकार। ये सभी अधिकारों की घोषणा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में की थी, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद में अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद में देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। फिर विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, फिर इसके बाद में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार। फिर इसके बाद में सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार। फिर राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। इसके बाद निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। फिर इसके बाद में महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। फिर इसके बाद सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये सारे अधिकारों की घोषणा कब की थी सुप्रीम कोर्ट ने? जब मेनका गांधी का मामला आया था उस समय। इसके बाद फिर अगला है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, फिर सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार। फिर इसके बाद में दोष सिद्ध वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार। इसके बाद फिर पारिवारिक पेंशन का अधिकार। ठीक है, इसके बाद फिर सामाजिक आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार। फिर इसके बाद में वारकेटर्स के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद फिर जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शयन का अधिकार, से शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। फिर धारणीय विकास का अधिकार और अवसर का अधिकार।
ये सारे अधिकारों की घोषणा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की है। और ये सारे अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अनुच्छेद 21 का खंड क, इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो यह शिक्षा का अधिकार पहले हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में नहीं था, ठीक है। तो हमारे भारत सरकार की ओर से 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की गारंटी हमारी सरकार की ओर से दी गई है। इसके बाद फिर इसके लिए एक संशोधन किया गया था। तो यह संशोधन आपको ध्यान रखना है। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इस अनुच्छेद को यहाँ पर जोड़ा जाता है और यह शिक्षा का अधिकार अब 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए यह मौलिक अधिकार है। आ रहा समझ में? तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि एक तरफ तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका यह मौलिक अधिकार है और दूसरी तरफ इन बच्चों के जो माता पिता हैं या अभिभावक हैं उनका यह कर्तव्य होगा कि यह अपने परिवार में अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है ऐसे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अवसर देंगे, ठीक है। तो एक तरफ माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है और दूसरी तरफ ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में लिखा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो देखिए जरा, अनुच्छेद 22 का खंड 1 और 22 का खंड 2 में किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार भी होते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे संबंधित उस व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार हमारे संविधान देता है। तो हमारा संविधान यह अधिकार देता है कि पहला कि अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। तो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह पुलिस वालों से पूछ सकता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि अपने पसंद के वकील से वह सलाह ले सकता है, अपने पसंद के वकील से कोर्ट में केस लड़ सकता है, आ रहा समझ में, या अपने पसंद के वकील के माध्यम से कोर्ट में अपना मामला पेश कर सकता है। इसके बाद फिर अगला है कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष या दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो 24 घंटे की बात यहाँ पर की गई है तो इस 24 घंटे में क्या शामिल नहीं होगा, तो इसमें अवकाश का समय नहीं गिना जाएगा और आने जाने में जो लगा समय है, ये यात्रा में जो समय लगा है वह समय इसमें काउंट नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि इसकी शर्त क्या है, तो किन लोगों को यह अधिकार प्राप्त होगा। तो इसके लिए कुछ शर्त हैं। तो शर्त पहले देखिए इसमें कि सलाहकारी बोर्ड में उच्च न्यायालय के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। कौन दंडाधिकारी होगा, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यह अधिकार विदेशी शत्रु या निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होगा। तो जो व्यक्ति विदेशी शत्रु है या मतलब हमारा कोई शत्रु देश है और शत्रु देश का कोई व्यक्ति है तो उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा, या फिर किसी व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे भारत में कुछ नज़रबंदी संबंधित कुछ कानून बनाए गए हैं। तो ये कौन कौन से कानून हैं, तो उनके नाम देखिए अब आप। जैसे आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा बनाया गया था 1971 में। इसके बाद फिर आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियों में जो शामिल होते हैं तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1981 में, जिसे टाडा कहा जाता है। इसके बाद फिर आतंकवाद निवारक अधिनियम बनाया गया था 2002 में, जिसे पोटा नाम दिया गया है। तो ऐसा कुछ कानून है जिसे निवारक नज़रबंदी के तहत रखा गया है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए कि भारत में इनके माध्यम से गिरफ्तार जिस व्यक्ति को किया जाता है तो उसे 3 महीने से अधिक तक सलाहकारी 3 महीने से अधिक रखने हेतु सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश करनी होती है। मतलब कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, तो उसे 3 महीने के
लिए हम किससे सलाह ले सकते हैं? तो 3 महीने से अगर ज़्यादा उसको रखना है, नज़रबंद रखना है, तो एक सलाहकार बोर्ड होता है, उससे सलाह लेनी पड़ती है। और उस सलाहकार बोर्ड में कौन कौन होगा तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर इसके बाद में 24वें, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना आपको कि ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना भी अनिवार्य नहीं है। जो व्यक्ति इस निवारक निरोध के तहत या निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, इन कानूनों के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना नहीं होगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को मीसा के तहत नज़रबंद किया गया, गिरफ्तार किया गया है, या टाडा के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है, या पोटा के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए एक संशोधन किया जाता है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह अधिकतम अवधि 3 महीने से घटाकर 2 महीने तक की गई है। यह आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि निवारक निरोध क्या है और दंडात्मक निरोध क्या है। तो इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो निवारक निरोध का अर्थ होता है कि अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या उसे रोका जाता है तो वह निवारक निरोध कहलाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचाने से रोकना, अपराध को रोकना। दूसरा होता है दंडात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध का अर्थ क्या होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जब अपराध हो जाता है तो अपराध सिद्ध हो जाने के बाद उसे कारावास में रखा जाता है, तो उसे दंड दिया जाता है, तो उसे कहते हैं दंडात्मक निरोध। ठीक है। तो ये 2 प्रकार के निरोध होते हैं फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में कि निवारक निरोध किसे कहते हैं, दंडात्मक निरोध किसे कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पर आज का सेशन हमारा समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद के जो मौलिक अधिकार हैं उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा कराएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी लेक्चर्स, जो आपको मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।